स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुपिटर। इन लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। एक्चुअली वो क्वेश्चंस जो हमारे स्फेरिकल मिरर पर बेस्ड थे। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला पोर्शन था उसको हमने कवर कर लिया था लास्ट लेक्चर में। एंड टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसी लाइट चैप्टर में ही दूसरा जो फिनोमिना है जिसको हमें डिस्कस करना है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, समझते हैं इस चीज़ को, क्या चीज़ है, किस फिनोमिना का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या होता है इसके अंदर। सुनिए बेटा ध्यान से। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या था, लाइट आ रही थी, लड़ रही थी, जा रही थी, है ना, हिट कर रही थी लाइट ना कहीं पर, और फिर क्या हो रही थी, बाउंस बैक हो जा रही थी। समथिंग लाइक वी थ्रो अ बॉल टू द वॉल, है ना, वॉल से हिट हुई बॉल और वो बाउंस बैक हुई, ऐसा कुछ। ओके, वो फिनोमिना था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिफरेंट वन। अभी क्या डिफरेंट है, एक वर्ड आपने सुना होगा पिछले लेक्चर में, मीडियम का मैंने बताया होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियम। मीडियम इज समथिंग इन विच लाइट इज ट्रेवलिंग, राइट। जिसमें लाइट ट्रेवल करती है उसको हम नाम देते हैं मीडियम है लाइट के लिए, वो जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ऑब्वियसली अगर लाइट को ट्रेवल करना है। तो जिसमें लाइट ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं मीडियम। अगर मीडियम चेंज होता है, मीडियम क्या होता है, चेंज होता है, तो जो लाइट की स्पीड है वो भी चेंज होती है। अगर मीडियम चेंज होता है तो लाइट की स्पीड भी चेंज होती है। लाइट की कुछ स्पीड होती है माय डियर, और वो स्पीड होती है वैसे। अगर वैक्यूम की बात करें, किसकी बात करें, वैक्यूम मतलब कोई मीडियम ना हो, नथिंग, स्पेस में एकदम जीरो, कुछ हो ही ना वहाँ पर, हवा पानी कुछ भी नहीं, तो उसमें लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन जब लाइट किसी दूसरी जगह ट्रेवल करेगी, जैसे मान लो हवा में ट्रेवल कर रही है, जैसे हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या एक एटमॉस्फियर है, उसके अंदर जब लाइट आती है ना सन से, तब उसकी स्पीड थोड़ी सी चेंज हो जाती है। फिर जब लाइट पानी में घुसती है तो वहाँ पर लाइट की स्पीड थोड़ी और चेंज होती है। तो अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ना बच्चों, वो अलग अलग होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 9th में, साउंड। क्या पढ़ा होगा, साउंड। आपको याद है साउंड की स्पीड सॉलिड में बहुत ज़्यादा है, लिक्विड में थोड़ा कम होती है ना। इसमें आपने पढ़ा होगा कि लाइक जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स उसमें बहुत ज़्यादा होती है, एंड देन वाटर में कम होती है, और जो हमारा एयर होता है उसमें सबसे कम होती है। तो अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड क्या होती थी, अलग अलग होती थी। साउंड के तरीके से ही ऐसे हमारी जो है लाइट की भी स्पीड जो होती है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। अब स्पीड ऑफ लाइट बदलने की वजह से एक बहुत ही गजब की फिनोमिना देखने को मिलती है, कुछ ऐसी। मान लो इधर जो है आपका पानी भरा हुआ है, ऐसा पानी भरा हुआ है, ऐसा टब है हाँ, और इसमें पानी भरा हुआ है। इधर ऊपर हवा है, ऊपर क्या है, ऐसा हवा है, और ये पानी भरा हुआ पूरा ऐसा, ठीक है, पानी है, पानी, वाटर, ठीक। मान लो लाइट रे आ रही है, ऐसी लाइट रे ऐसी आ रही है। तो जैसे ही लाइट रे इस मीडियम एयर से निकलकर फिर जैसे ही वाटर में एंट्री मारेगी, उसकी स्पीड तुरंत क्या हो जाएगी बच्चों, बदल जाएगी। क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। एक मैंने लाइन खींच लिया है परपेंडिकुलर, जिसको आप नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर्मल। अभी आगे मैं नाम वगैरह सब बताऊंगा किसको क्या बोलना है। तो जैसे लाइट आई और जैसे ही एयर से वाटर में जाएगी, उसकी स्पीड का होना है बच्चों, बदल जानी है। जाना किधर चाह रही थी, देखो ध्यान से, इधर जाना चाह रही थी, लेकिन स्पीड बदलने की वजह से लाइट की टेंडेंसी ये होती है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो कर ले। तो ऐसे ना वो बेंड हो जाती है, ऐसे वो बेंड हो जाती है। भाई जाना इधर चाह रही थी, जाना इधर चाह रही थी, अगर ये सिर्फ एयर ही होती, वाटर नहीं आता बीच में, तो ऐसी सीधी की सीधी निकल जाती। लेकिन वाटर के आ जाने से लाइट से क्या होगी, थोड़ा सा झुक गई, क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो गई, बदल गई। झुकना ये दिखा रहा है उसकी स्पीड कम हो गई, क्योंकि हवा तो हल्की होती है, वाटर थोड़ा हैवी होता है। लाइट के लिए वाटर क्या है, डेंस है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। ऐसे मीडियम को क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। और लाइट के लिए एयर क्या है, रेयरर मीडियम है। कैसा है, रेयरर है। इसको ऐसे मीडियम को बोलते हैं रेयरर मीडियम। इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है और इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है कम होती है। और जगह ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा, जैसे मान लो वाटर के बजाय ग्लास होता, ग्लास और ज़्यादा डेंसर होता है, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट और कम होगी। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही स्पीड बदलेगी, तो उसका अप्रोच क्या होगा, सबसे छोटा से छोटा जो पाथ वो फॉलो कर सकती है,
उसको उस स्पीड में उसको फॉलो करने की कोशिश करेगी। तो इसे थोड़ा सा क्या हुई, झुक गई। इसको आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि मान लो ऐसे पानी भरा लबे एकदम बिल्कुल, ठीक है, पानी भरा है टब में, ऐसा बॉल फेंकी, छोटा सा कोई बॉल लीजिए, ऐसा फेंकिए स्पीड में एकदम स्पीड में फेंकिए। हाँ, ऐसा पानी भरा हुआ तो टब ऐसा इस बॉल को आप एकदम स्पीड में फेंकिए। ऐसे बॉल जाना चाहती थी, अगर ये टब नहीं होता तो बॉल ऐसे निकल जाती सीधी, लेकिन टब में पानी भरा हुआ, उसकी वजह से क्या होगी, बॉल ऐसे चली जाएगी, बेंड हो जाएगी ना। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट लाइट के भी बेंडिंग का, और इसी फिनोमिना को हमने बोला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिनोमिना मतलब क्या भाई, जो कुछ भी हो नेचर में। भाई पहले क्या हो रही थी, लाइट बाउंस बैक हो रही थी, उसके लिए हमने कुछ नाम रखे, हमने बोला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर हमने उसके ऊपर स्टडी करी, स्टडी करके लॉज बनाए। यहाँ पर भी हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे, स्टडी करके लॉज बनाएंगे, और जो फार्मूला वगैरह होगा, छोटी मोटी बातें होंगी, उसको डिस्कस करेंगे, और जब हमको और चीज़ें बेहतर समझ में आ जाएंगी, हम उसको अपने दैनिक जीवन में यूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना हमको समझ में आई, हमने मिरर बनाए, हमने मिरर बना के उसको जगह जगह पर यूज किया। ऐसे ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना को हम पहले समझेंगे, और फिर उसके बाद से अलग अलग चीज़ों के बारे में देखेंगे, और उसका कहाँ कैसे यूज होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अगर हम डिफाइन करना चाहें एक सेंटेंस में प्रॉपर तरीके से, इट इज़ समथिंग एज, अगर कोई लाइट, इफ अ लाइट फॉल्स ऑब्लिक्यूली मतलब ऐसे एंगल पे, ठीक है, कुछ एंगल है ऐसा परपेंडिकुलरली नहीं, ऑब्लिक्यूली टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, कोई दो मीडियम है एयर और वाटर, उसके इंटरफेस पे ऑब्लिक्यूली आगे गिर रही है, तिरछे, है ना, इंक्लाइंड वे में, ऑब्लिक्यूली टू द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया, देन it will bends or changes its direction, and this phenomena is known as refraction of light. दूसरे इजी शब्दों में आप ऐसे कह सकते हैं, when light move from one medium to another medium, it get deviated from its path, and this phenomena is called refraction of light. नोट्स मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप आराम से जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी हमने क्या देखा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते किसको हैं। अब उसमें भाई सब देखो छोटे छोटे टर्म्स होंगे, अब उन टर्म्स को भी हमें जानना है ना, जो नाम रखे गए हैं, ये लाइट आ रही है इसको क्या बोलेंगे, वो जा रही है उसको क्या बोलेंगे, ठीक है ना, उन सबको भी देख लेते हैं। तो ये है एक मीडियम इस साइड में कोई सा, जैसे कि मैंने पीछे एग्जाम्पल एयर का लिया था, और इधर मान लो नीचे जो दूसरा मीडियम है, ये कोई 2 है, मीडियम नंबर 2, जैसा कि मैंने पीछे एग्जाम्पल में वाटर लिया था। कुछ भी हो सकता है, पहला और दूसरा कुछ भी हो सकता है। मान लो ये वाला मीडियम का जो नेचर है वो रेयरर है, और ये वाले का नेचर जो है डेंसर है। अब ऐसा मानना तो पड़ेगा ही भाई, और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब इस पॉइंट पर अगर लाइट आके इंसिडेंट करती है तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों, वही पुराना पॉइंट जो आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था। सोचो क्या बोलते हैं, हाँ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे। यस, इंसिडेंट रे, बिल्कुल सही याद है आपको, बहुत अच्छा लगा। एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, अब लाइट क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने वाली है, तो क्या होगी बच्चों, बेंड होगी। जैसा कि ये डेंसर है तो इसकी स्पीड कम होगी, तो क्या होगी, इसे झुक जाएगी। क्या होगी, झुक जाएगी ऐसी इधर की तरफ, ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये डेंसर है तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। जाना किधर चाह रही थी, जाना इधर चाह रही थी। दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन, दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन, ओरिजिनल पाथ, एंड ये है हमारा फाइनल डायरेक्शन या फिर फाइनल पाथ, फाइनल डायरेक्शन। अच्छा, इस वाली रे को हमने इंसिडेंट रे बोला है। ये फिनोमिना जो हो रही है इसको रिफ्रैक्शन फिनोमिना बोलते हैं। तो इस वाली रे को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड मत बोल देना भाई। आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, हाँ हमको मालूम है आपने पढ़ा, खूब अच्छे से पढ़ा, खूब अच्छे से पढ़ा, तो रिफ्लेक्टेड मत बोल देना जोश जोश में आके, बिल्कुल एकदम बिल्कुल फ्लो में। हाँ, क्या है ये, रिफ्रैक्टेड रे है। चलिए एंगल्स को भी देख लेते, किस एंगल को क्या बोला जाएगा। देखो, अगर आपको पिछला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट याद हो तो हम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते थे वो किसके रिस्पेक्ट में बोलते थे, एक लाइन ड्रॉ करते थे परपेंडिकुलर, जिसको नॉर्मल कहा जाता था, उसी के रिस्पेक्ट में बोलते थे। और यहाँ पर वो नॉर्मल वाली लाइन यही है जो कि सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या बच्चों, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये नॉर्मल।
तो जो इंसिडेंट रे से एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, यानी ये एंगल ऑफ क्या हो गया, इंसिडेंस हो गया, आई लिख दो। और जो ये एंगल बनेगा ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान में रहे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, इधर उधर मत बना देना, कहीं इधर या इधर कहीं मत बना देना। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। अच्छा, तो ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है भाई साहब? हाँ सुनो, देखो लाइट किधर जा रही थी, इधर 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 चली, किधर गई, इधर चली गई, तो ये क्या हुई है, डेविएट हो गई है। क्या हो गई है, डेविएट हो गई है। याद आया कौन सा एंगल? हाँ, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, कितना डेविएट हुई, कितने एंगल से वो रोटेट करेगी, अपने रास्ते से कितना भटक गई है, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये है कुछ टर्म्स जो कि आपको ध्यान में रखने। ये इंटरफेस हो जाएगा दोनों मीडिया का, जो अलग कर रहा है बाउंड्री, बाउंड्री ठीक है ना, बाउंड्री है। रेयर मीडियम का मतलब वो होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कंपैरेटिवली ज़्यादा हो दूसरे के रिस्पेक्ट में, और डेंसर मीडियम का मतलब ये होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कंपैरेटिवली कम हो इसके रिस्पेक्ट में। मतलब जो भी दो मीडियम होंगे उसमें से कोई एक डेंसर होगा, कोई एक रेयरर होगा। अगर दोनों एक जैसे हुए तो लाइट में कोई डेविएशन नहीं होगा। मान लो ऐसे आपने एक बाउंड्री बना रखी है कि भाई यहाँ पर बाउंड्री है, ऊपर भी हवा है नीचे भी हवा है, तो यार लाइट की स्पीड में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो बेंड कहाँ होगी, कोई डेविएशन नहीं होगा, निकल जाएगी सीधी सीधी। ठीक है, तो अगर मीडियम सेम रहेगा देन देयर विल बी नो डेविएशन। मीडियम सेम हो या फिर उसका नेचर सेम हो, मतलब अगर हो सकता है ऐसा भी हो जाए ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है, अगर दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट एक ही है तो जो है लाइट में कोई डेविएशन नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बातें जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है और वो आपको याद भी रखनी है अच्छे से। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि रेयरर मीडियम मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो ज़्यादा होगी, यानी अगर इसको मैं V1 नाम दूँ मीडियम को, विल बी ग्रेटर देन V2 अगर मीडियम 2 जो है डेंसर है, मान लो नंबर 2 मीडियम नंबर 2 है वो डेंसर मान लो, तो V1 विल बी ग्रेटर देन V2। अब इसके अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग हम बेंडिंग जो है दो तरीके से करा लेते हैं अपनी। भाई दो चीज़ें हो सकती हैं कि तो लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रही हो, या फिर उसका उल्टा हो सकता है कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही हो, रेयरर मीडियम में जा रही हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पर ऊपर हवा है नीचे ग्लास है, तो लाइट ऐसे आएगी। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि रेयरर से डेंसर में जाने पर उसकी स्पीड कम होगी, तो किधर बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, जिधर नॉर्मल है उसकी तरफ झुकेगी। अच्छा, डेंसर से रेयरर, ऐसा मान लो कि जो है आप वहाँ पर है, ग्लास है, ऊपर ग्लास है नीचे हवा है, उल्टा मान लो उसका। भाई यहाँ पर क्या था, ऊपर हवा नीचे ग्लास, यहाँ पर क्या मान लो, ऊपर ग्लास है और नीचे हवा पानी है, एयर, सॉरी पानी नहीं एयर। लाइट ऐसे आ रही है, ये नॉर्मल है, सीधी निकलती लाइट, सीधी निकलती अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो। लेकिन मीडियम चेंज हो गया माय डियर, ऐसे जैसे ही मीडियम चेंज होगा ना तुरंत क्या होगी, लाइट डेविएट होगी। इस बार लेकिन नॉर्मल से दूर भागेगी। देखो ध्यान से देखो, जाना किधर चाह रही थी, इधर जाना चाह रही, किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। तो जैसे ही लाइट मतलब निकलेगी दूसरे मीडियम में पहुंचेगी, तुरंत क्या हो जाएगी, नॉर्मल से थोड़ा दूर हो जाएगी। कब, डेंसर से रेयरर मीडियम के केस में, ध्यान में रहे। तो रेयरर से डेंसर में क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयरर के मीडियम क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जैसा चेंज होगा उसके हिसाब से होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, डेंसर में स्पीड कम रही होगी, रेयरर में जैसे पहुंचेगी स्पीड बढ़ जाएगी तुरंत, तो वो जो है अपना डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग जो है चेंज कर लेगी। टेंडेंसी ये होती है, लाइट चाहती है कि सेम टाइम में जो है डिस्टेंस को क्रॉस करे, वो चीज़ को कवर करे, तो उसलिए जो है अपने जो है दूर हो जाती है थोड़ा सा, तो अब रास्ता क्या होगा, लंबा हो जाएगा, लेकिन अब स्पीड बढ़ गई है, तो वो चीज़ है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। ये याद कर लेना, आपको इन फ्यूचर जितने भी कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा ना वो सब इसी पर बेस्ड होंगे, बार बार इनका यूज होगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है, रेयरर टू डेंसर, टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल जो है लाइट बेंड हो जाती है। अच्छा, अब देखो एक चीज़ ध्यान से, इसी में यह एंगल का नाम क्या बताया था बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन। यह एंगल का नाम क्या बताया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यह एंगल का
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ है यहाँ पर? देखो ओरिजिनल डायरेक्शन ये है, ठीक, रिफ्रैक्टेड रे ये है, तो कितना डेविएट हुई अपने रास्ते से? इतना डेविएट हुई है। दिस इज द डेविएशन, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ओके। एंड नॉर्मल से माय डियर, नॉर्मल से जो ये पूरा एंगल है, पूरा यहाँ तक, ध्यान मेरे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से चीज़ को, ये देखो ये लाइन है, ऐसी लाइन 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 पूरी लाइन खींची हुई आगे आगे तक, और ये लाइन ड्रॉ करी हुई है। तो जो एंगल आई है, एंगल जो आई है, दैट विल बी इक्वल टू दिस मच, राइट, दिस मच मतलब आर प्लस डी, एंगल आई इज इक्वल टू आर प्लस डी। यह बात समझ में आ गई आपको? अच्छा यहाँ पर देखिए एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एंगल आई कितना है? सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना हिस्से में एंगल आई, ये वाला हिस्सा एंगल आई है। देखिए लाइट किधर जाना चाहिए? इधर 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 इधर, और ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, तो ये अगर आई है तो ये वाला हिस्सा भी आई होगा, और ये पूरा का पूरा क्या है? आर है, तो आर विल बी इज इक्वल टू आई प्लस डी। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मेट है जब लाइट जो है रेयर टू डेंसर या फिर डेंसर टू रेयर जाती है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, एंगल का मैंने बस समेशन किया है, कौन किसके इक्वल है, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, घबराना नहीं है आपको। अच्छा एक चीज़ सोचो जरा आप, अगर लाइट ऐसे ऑब्लिक्यूली ना आए, ऐसे परपेंडिकुलर आए, कैसे आए? परपेंडिकुलर आए इस तरीके से, तब लाइट में कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे लाइट जो है सीधी की सीधी निकल जाएगी। ये रिफ्लेक्शन वाला केस याद आपको? ऐसे मिरर होता था, लाइट ऐसे आती थी परपेंडिकुलरली, तो वापस उसी पाथ को क्या कर लेती थी? रिट्रेस कर लेती थी। लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन तो नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट क्रॉस कर रही है। तो लाइट अगर ऐसे परपेंडिकुलर हिट करेगी तो जो है उसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे निकल जाएगी, ठीक है ना, सीधा निकल जाएगी, मतलब डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर डेविएशन देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। भाई रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है? देखो ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है, तो यहाँ पर स्पीड लाइट की अलग होगी, यहाँ पर स्पीड लाइट की अलग होगी। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन है वो स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में हो रहा है माय डियर। किसके टर्म में हो रहा है? स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में, कि उसका स्पीड ऑफ लाइट कैसे बदल गया है, वो भी रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है। जी हाँ, चलिए अब आगे देखते हैं। अभी तक हमने क्या किया बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको समझा कि भाई लाइट आएगी जाएगी, ऐसे वैसे होगा। बेंडिंग को हमने समझ लिया थोड़ा सा कि बेंडिंग कैसे करानी है। अब जो भी बेंडिंग थी वो एक क्वालिटेटिव व्यू था कि भाई लाइट आएगी बेंड होगी, कितना बेंड होगी, है ना। एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट देना भी चीज़ों का जरूरी होता किसी भी फिनोमिना के लिए। दैट विल बी मच इंटरेस्टिंग एंड गुड वन, राइट। तो हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल करते हैं अब उस चीज़ को। हमने क्या किया? हमने कहा भाई चलो मान लो ये एयर है, ये वाटर है, ये कोई अलग मीडियम मान लो नंबर 1 और ये कोई अलग मीडियम मान लो नंबर 2। एयर और वाटर यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लिया है। तो लाइट जब एयर से वाटर में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। एयर में स्पीड ऑफ लाइट कुछ और होती है, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कुछ और होती है। तो ये हुआ कि भाई साहब कितने टाइम्स बदल गई स्पीड ऑफ लाइट, बदली ठीक है, कितने टाइम्स बदल गई उसको हमने नाम दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितने टाइम्स लाइट बदल जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट बदल जाएगी, उसको क्या नाम दिया गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम दिया गया। नहीं समझ में आ रहा है? सुनो ध्यान से सुनो, रुको रुको रुको। इंडेक्स का मतलब होता है नंबर। क्या होता है? नंबर। मतलब हम नंबरिंग करेंगे अलग अलग मीडियम के लिए। हम लोग क्या करने वाले हैं? अब नंबरिंग करने वाले हैं। भाई तेरे पास ये क्वालिटी है, तेरा नंबर अगर 2 और तेरे पास ये क्वालिटी है, तो तेरा नंबर 3 है, तेरे पास ये क्वालिटी है। रिफ्रैक्टिव का मतलब रिफ्रैक्शन फिनोमिना से रिलेटेड नंबर दिया जाएगा। नंबरिंग जो करेंगे वो किससे रिलेटेड रहेगा? रिफ्रैक्शन फिनोमिना से रिलेटेड रहेगा। मतलब वो नंबर कुछ ऐसा होगा जो रिफ्रैक्शन फिनोमिना के बारे में बहुत कुछ बताएगा हमें। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कैसे किया? हमने कहा भाई मान लो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कुछ है v1 मान लो, पहला मीडियम। फिर जैसे ही वाटर में ये पहुंची उसकी स्पीड बदल के हो गई v2। तो कितने टाइम्स बदल गई? तो पहले भाई साहब v1 थी, बाद में v2 हो गई है। इतने टाइम्स बदल गई। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक नंबर ही तो मिलेगा। वो कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 2.1, 3.1, कुछ भी हो सकता है, एक नंबर ही तो मिलेगा।
तो ये जो नंबर मिला इसी को क्या नाम दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम दिया गया है। अब हमको ये जानकारी क्या देता है, किस बात का नॉलेज देता है, देखो ध्यान से देखो। मान लो इसको हम लोग n से डिनोट कर रहे हैं, इस नंबर को कैसे डिनोट करें, मान लो n से डिनोट कर रहे हैं, तो v1 विल बी इज इक्वल टू nv2, ये लिखा जाएगा, यही लिखा जाएगा ना, जहाँ पर v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये हमको ये जानकारी दे रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज n टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इससे हमको ये जानकारी मिलती है। तो यानी दो मीडियम अगर हैं उनके बीच रिलेटिवली ध्यान में रहे, रिलेटिवली कैसे स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी वो हम निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नॉलेज से, मतलब बता सकते हैं कि कौन में स्पीड ज़्यादा है, कौन से में स्पीड कम है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है। तो दो मीडियम के लिए हम लोग क्या डिफाइन कर लेते हैं, एक नंबर डिफाइन कर लेते हैं। अब भाई दो मीडियम तो चाहिए ही ना, रेशियो निकालना, अपने क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, तो कोई दो मीडियम तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए इसको बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मान लो दो मीडियम वाटर और ग्लास हो, तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट अलग है, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट अलग है, उनका रेशियो आएगा, वो उन दोनों के बीच का बताएगा कि भाई आप दोनों के बीच में कैसे जो है मामला चेंज हो रहा है, कैसे स्पीड ऑफ लाइट जो है चेंज हो रही है, उसकी जानकारी देगा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट कितने टाइम्स चेंज हो जा रही है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको चलो और अच्छे से थोड़ा डिफाइन करते हैं प्रॉपर वे में कि इसको पढ़ा कैसे जाएगा और लिखा कैसे जाएगा सब कुछ। चलिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बच्चों थोड़ा सा और एक्यूरेट डिफाइन करते हैं। ठीक है, मतलब उसको प्रॉपर डिफिनीशन बोलते हैं अपन कि क्या होगी, कैसे डिफाइन, कैसे बोलेंगे। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट जो है कितनी है बच्चों, v1 है, और इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी बच्चों, v2 है। तो जब लाइट 1 से 2 में जाती है तो हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब देखो ये ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या आ गया, घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल ईजी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। कहने का मतलब ये है मेरा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी प्रॉपर्टी है, रिलेटिव प्रॉपर्टी ना, दो मीडियम की आपस की बात होगी। तो लाइट कहाँ से जा रही है, 1 से जा रही है, किस में जा रही है, 2 में जा रही है। तो जैसे मीडियम 2 आया उसके अकॉर्डिंग लाइट जो है चेंज हुई, इसलिए हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी नंबर हो गया ना n, किसका 2 का, वो इधर लिखा जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, 1 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, कि 1 के रिस्पेक्ट में जो है कितना चेंज हो रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, 1n2। अगर मान लो ये एयर हो और ये वाटर हो तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ANW, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो अब इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में क्या होगा, इसका मतलब होगा v1 डिवाइडेड बाई v2। ध्यान में रहे, जो ये 1 है वो यहाँ पर आएगा v1, जो पहला लिखा वो यहाँ पर इसकी स्पीड आएगी ऊपर में। ठीक है, ये होता है डिफाइन करने का तरीका प्रॉपर, इसका यही रेशियो, यही डिफिनीशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई मीडियम 2 इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये डिफिनीशन होगी उसकी, और ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया प्रॉपर, ये पढ़ने का तरीका हो गया उसका। अच्छा, इसका उल्टा देखो, अगर लाइट ऐसे जाती इधर से, ये मीडियम 2 है और ये मीडियम 1 है। मीडियम 2 अपन डेंसर ले रहे हैं, ठीक है ना, हर बार मैंने मीडियम 2 को डेंसर एज्यूम किया हुआ है, एक एज्यूमशन लिया हुआ, मतलब कोई से भी ले सकते हैं आप, किसी को भी रेयर, किसी को भी डेंसर ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। मैंने जो है एक एज्यूमशन ले लिया है कि 2 को मैं डेंसर ले रहा हूँ। तो अगर ये डेंसर है, रेयर में जाएगी लाइट, बताओ किधर बेंड होगी बच्चों, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी ऐसा बेंड हो जाएगी। ठीक, इधर जाना चाहती थी, इधर चली जाएगी, दूर 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 जाएगी, इससे दूर जाना चाहिए। चलो ये बेंडिंग हो गई। इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, v2 है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी, v1 है। ठीक, अब क्या करना, अपन क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 बोलेंगे। लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, 2 से 1 में जा रही है, तो बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से, 2 पहले आ रहा है तो v2 ऊपर लिख देंगे, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा। अगर इसको आप इक्वेशन नंबर 1 माने, इसको इक्वेशन नंबर 2 माने, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दे रही होगी कि 1n2 का मतलब v1 अपॉन v2 है, और 2n1 का मतलब v2 अपॉन v1 है। तो कहने का मतलब 2n1 का मतलब हो गया 1 अपॉन 1n2, उसका उल्टा ही तो है भाई, उसका रेसिप्रोकल ही तो है।
या फिर दूसरे शब्दों में आप ऐसे कह सकते हैं कि 1n2 और 2n1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल हैं दोनों एक दूसरे के। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो आई होप आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया हो क्या चीज़ है, क्या बला है। अब 2-4 मीडियम के मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता देता हूँ, उससे थोड़ा सा आपको और आइडिया लग जाएगा। ये याद नहीं करना जो मैं बताने वाला हूँ, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.5, जिसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो ग्लास रखा हुआ है, लाइट जो है एयर से ग्लास में आ रही है। कहाँ से कहाँ आ रही है, एयर से ग्लास में आ रही है। अब इसका मतलब यही हुआ ना कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 1.5 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यही मतलब हुआ। या फिर उसका उल्टा कह लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1/1.5 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है ना, ये मज़ेदार नहीं है, पहले वाला अच्छा लग रहा था। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 1.5 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ऐसे ही डायमंड का जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है 2.42। मान लो डायमंड रखा हुआ है और लाइट जो है एयर से आ रही डायमंड में, इसका मतलब ये हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 2.42 टाइम्स ऑफ द डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम है, एयर में ज़्यादा है। ठीक, अच्छा। ऐसे ही वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, 4/3। इसका मतलब ये हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 1.33 टाइम्स ऑफ नहीं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 1.33 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये सारी जानकारी मतलब हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मिल जाती है। बाकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, अभी इसका डिस्कशन आगे और करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या किया बच्चों, हमने 2 मीडियम एक साथ सिलेक्ट किए, वाटर ग्लास, एयर ग्लास, कुछ भी, मतलब 2 मीडियम एक साथ सिलेक्ट कर रहे थे और उसमें हम लोग देख रहे थे रिलेटिवली कैसे स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है। और जो रिलेटिवली चेंज हो रहा था उसको हमने नाम दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली, है ना, एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। लेकिन हम एक चीज़ और डिफाइन करते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या डिफाइन करते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये नई बला क्या है, समझो बात को ध्यान से, कोई बड़ी चीज़ नहीं, एकदम सिंपल है। भाई एक बात बताओ मुझको, ये एक मीडियम है, मान लो वाटर ही मान लो। अब ये मीडियम वाटर जो है उसमें लाइट जो आएगी कहाँ से आ रही है, मान लो एयर से आ रही है। पहले अभी तक मैंने किसने बोला, जनरली एयर से बोला। अगर मान लो कहीं से भी ना आ रही हो, मतलब वैक्यूम से आ रही हो, मतलब कुछ भी मीडियम ना हो यहाँ पर, मतलब कोई सा भी मीडियम ना हो, कहाँ से आ रही हो, वैक्यूम से आ रही हो। कहाँ से आ रही है, वैक्यूम से आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू नथिंग, वैक्यूम मतलब क्या, नथिंग, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन नथिंग डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब जब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू नथिंग बोलते हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम बोलते हैं ना, उसी को बोल दिया जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी स्पीड ऑफ लाइट इन नथिंग जो होती है वो होती है 3 × 10⁸, जिसको हम लोग छोटे में c से डिनोट कर लेते हैं। मतलब अगर c लिखा हुआ ना, सिर्फ c, उसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। अब एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी c जो होती है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के ऑलमोस्ट इक्वल होती है। मतलब अंतर नहीं होता, कहीं ना कहीं ऐसा कह लो, मतलब बहुत ही माइन्यूट सा अंतर होता है, तो उतना नेग्लिजिबल अंतर होता है मतलब। तो स्पीड ऑफ लाइट अगर वैक्यूम की और एयर की इक्वल है तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर स्पीड जो लाइट जो है एयर से किसी मीडियम में आती है और उस समय जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट कहलाएगा। फिर से सुन लीजिए एक बार, जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करेंगे तो किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में करते हैं। अब वो रिस्पेक्ट अगर एयर या वैक्यूम है तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया जाएगा। तो यानी इस साइड में कुछ हम लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब इस साइड में हम कुछ नहीं लिखेंगे। अगर मान लो लिखा है किसी ने ANW, इसका मतलब क्या है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। विद रिस्पेक्ट टू एयर मत बोलिए, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या एब्सोल्यूट हो गया कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अंडरस्टूड क्या हो जाता है वहाँ पर, अपने आप एक चीज़ हम क्या ले लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एयर है वो। अगर कुछ नहीं है मतलब वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एयर या फिर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ट्रीट किया जा रहा है। अब जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंपली
N1 N2 NW ऐसा ही लिखा जाता है बस सिंपली, है ना। इस साइड में कुछ नहीं लिखते हैं, इस साइड में हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, इस साइड में ए देखने को मिल जाएगा, और ए का मतलब क्या होता है, एयर होता है, जो कि लिखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर देखने को मिल जाए तो घबराना भी नहीं है, वहाँ पर भी उसका मतलब क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है बच्चों, इसमें आई थिंक ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, एब्सोल्यूट जो है सिंपल सी बात है। विद रिस्पेक्ट टू मतलब वैक्यूम हो जाए, बस किसके रिस्पेक्ट में हो जाए, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों थोड़ा सा और। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही देखो, मामला खत्म नहीं हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अभी स्टोरी चल रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, चलती रहेगी, थोड़ा लंबी है क्योंकि बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही एक छोटी सी फार्मूला और हम लोग यहाँ पर ड्राइव करेंगे, छोटा सा। आपने पढ़ा होगा कि जो स्पीड होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। साउंड की स्पीड पढ़ा था ऐसा कुछ, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इंटू वेवलेंथ ऑफ द साउंड। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अरे बोलो हाँ पढ़ा था, हाँ 9th क्लास का फार्मूला है ये, ठीक है ना। इस वेव की स्पीड और ये जो है वेवलेंथ है, वेव की और फ्रीक्वेंसी के बीच ये रिलेशन है, जहाँ पर ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। ये अगर सिंबल नहीं समझना इसको एफ ही लिख लो, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू बोलते हैं वैसे, ठीक है। और ये वेवलेंथ है लेमडा, और ये वी क्या है, इसकी स्पीड है वेव की। तो लाइट जो है ना, लाइट हमारी ये एक तरीके की वेव ही है, एक तरीके की एनर्जी है। तो इसकी भी जो स्पीड होती है ना वो दी जाती है ऐसे एफ इंटू लेमडा, कि उसकी वेवलेंथ कितनी है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है ना बच्चों, वैसे वैसे वेवलेंथ भी चेंज होती है, एंड उसी के अकॉर्डिंग हमारी चेंज होती है बच्चों स्पीड। लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, ये ध्यान में रखना आपको, नो चेंज। यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाइट का कौन कौन सी प्रॉपर्टी नहीं बदलती है, तो वहाँ पर है प्रॉपर्टी जो है नो चेंज वाली, वो है फ्रीक्वेंसी। बाकी कौन सी बदल जाती है, उसकी स्पीड बदल जाती है, उसकी वेवलेंथ बदल जाती है, ये दोनों चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। अगर आपसे पूछे कोई फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बदलती है, तो आप उसको जवाब देंगे भाई साहब देखो, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करता है वाइब्रेशन के ऊपर, और कि कितने बार मतलब वाइब्रेशन हुआ है, और लाइट जहाँ से पैदा हुई है, जहाँ से जनरेट हुई है, वहाँ का जो वाइब्रेशन था उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो। अब रास्ते में लाइट के साथ कुछ भी हो रहा है, उसका वाइब्रेशन नहीं बदलेगा, क्योंकि जहाँ से वो जनरेट हुई है लाइट, वहाँ का वाइब्रेशन क्या था, उसके ऊपर लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है डिपेंड करेगी। तो आप उसको सीधा जवाब देंगे, इट विल डिपेंड्स ऑन द सोर्स, ठीक है। सोर्स के ऊपर डिपेंड करती फ्रीक्वेंसी, सोर्स से जहाँ से लाइट निकली वहाँ पर वाइब्रेशन कैसा हुआ था। तो चलिए बच्चों, अगर हम बात करें 1 and 2 की, तो हमने लिखा था V1/V2, जहाँ पर V1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो हमने लिख दिया फ्रीक्वेंसी इन 1 इंटू वेवलेंथ इन 1 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इन 2 मीडियम 2 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन मीडियम 2। अब चूंकि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है तो बराबर रहेगी, तो भाई साहब कट जाएगा मामला। जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, λ1 डिवाइडेड बाय λ2, राइट। सो 1 and 2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज λ1 ओवर λ2। तो एक नया फार्मूला बन गया हमारा, जहाँ पर ये λ1 और λ2 क्या है बच्चों, वेवलेंथ है। क्या है, वेवलेंथ है किसकी, ऑफ लाइट, किसमें, अलग अलग मीडियम में, जो भी मीडियम होंगे, मीडियम 1 और मीडियम 2 में। चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पूरा पोर्शन आज कवर करना है। चलिए बढ़ते रहते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने क्या किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की जो चीज़ थी ना उसको काफ़ी हद तक क्लियर कर लिया हमने। अब हम थोड़ा सा लॉज को देख लेते हैं। भाई देखो, फिनोमिना को आपने डिफाइन किया, याद करो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाली फिनोमिना, उसमें हमने लॉज को डिफाइन किया था, 2 लॉज हमने बताए थे। ऐसे रिफ्रैक्शन वाली जो फिनोमिना है, इसको हमने जो डिफाइन किया है, इसको हमने जो थोड़ा समझा है, इसको लॉज, इसमें 2 लॉज हैं, इस लॉज से हम इस फिनोमिना को थोड़ा और बेहतर समझ पाएंगे। अब वो 2 लॉज क्या हैं वो समझ लो फटाफट। तो फर्स्ट लॉ तो बिल्कुल सिमिलर है, वही इन अ सिंगल प्लेन वाली बात इसमें भी कही गई है। क्या कही गई है, इंसिडेंट रे, कौन सी रे बच्चों, इंसिडेंट रे, यानी वही जो रे आ रही है आने दो, कॉमा पॉइंट नॉर्मल नॉट पॉइंट, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। मतलब नॉर्मल तो ड्रॉ करना है, लेकिन कहाँ पर ड्रॉ करना है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ड्रॉ करना है। एंड तीसरी चीज क्या है,
उसमें क्या होता था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में रिफ्लेक्टेड रे होती थी, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे आ गई है। ऑल लाई इन अ सिंगल प्लेन, ऑल एग्जिस्ट इन अ सिंगल प्लेन, ठीक है, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। बात समझ में आ गई भाई, इसमें समझने से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका ऐसा मामला कि ऐसी मान लो लाइट रे आ रही है, दिस इज द इंसिडेंट रे, ये रही हमारी रिफ्रैक्टेड रे, मतलब इसको आप रोटेट करें ना, इसको फिक्स कर लो, ऐसा ऐसा रहने दो, इसको हिलाओ मत, ठीक है। इसको अगर आप रोटेट करेंगे तो ये इसके ऊपर से ओवरलैप होकर घूम जाएगी, एक ही प्लेन में एक ही सरफेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं पूरा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3D में है, अंदर की तरफ कहीं घुसी हुई है, ऐसा नहीं है, ये सब एक ही सरफेस में एग्जिस्ट करेंगे। अगर इस लाइट रे की बात करें, उसके लिए दूसरी जो रे निकल रही है, और ये नॉर्मल, ये तीनों क्या है, एक ही सरफेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं इन अ सिंगल प्लेन। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ, रुको समझते हैं इसको। दूसरा लॉ जो नाम है स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, बिकॉज स्नेल साहब ने इसको बताया था, इसलिए इसका नाम क्या है, स्नेल्स लॉ है। अब ये क्या है समझते हैं पहले इसके बारे में। देखो, ये है मीडियम नंबर 1 और ये है मीडियम नंबर 2। अब यहाँ से लाइट ऐसे आई आने दो, और यहाँ से लाइट गई, जाने दो। चलो अब सुनो, ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एक काम करो, एक टेबल बनाओ एंगल आई और एंगल आर की, क्या बनाओ, टेबल बनाओ ऐसे, ठीक है। चलो अब क्या करना है अपने को भाई, एंगल आई मेज़र कर लेना है और एंगल आर मेज़र कर लेना है, जो भी आया उसको हमने लिख लिया, ठीक। फिर हमको एंगल आई चेंज कर देना है, क्या कर देना है, एंगल आई चेंज कर देना है, एंगल आई चेंज कर देना है। अब जैसे ही एंगल आई चेंज करेंगे आप, तो एंगल आर भी चेंज हो जाएगा, उसको लिख लो फिर से। फिर क्या करना है अपने को, एंगल आई फिर से चेंज कर देना है, फिर चेंज करके फिर ऐसे 5-6 वैल्यू अपन ने नोट डाउन कर लिया एंगल आई और एंगल आर की। लेकिन इस काम को करते समय हमने 2 बातों का ध्यान रखा कि हमने मीडियम को चेंज नहीं किया, हमने कलर ऑफ लाइट को चेंज नहीं किया। जिस कलर ऑफ लाइट के साथ हम लोग काम कर रहे थे, उसी कलर ऑफ लाइट से हमने आई और आर को अलग अलग कैलकुलेट किया। फिर उसके बाद से हमने कैलकुलेट करना शुरू किया साइन आई और साइन आर। भाई आई और आर क्या एंगल हैं, उनके आगे साइन लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए बच्चों, साइन कॉस, ठीक है ना, जो साइन कॉस होता है वो लगा दीजिए। अब ये साइन आप लगाएंगे तो साइन आई की कुछ वैल्यू आएगी, वो लिखा हमने, साइन आर की कुछ वैल्यू आएगी, वो लिखा, सबकी वैल्यू को हमने लिख लिया, कितना कितना आया। हमने एक बड़ा ही अद्भुत चीज़ देखा, अद्भुत चीज़ ये देखा, इसको डिवाइड किया जब हमने, इसको भी डिवाइड किया जब हमने, हर बार वैल्यू सेम आ रही है, यानी साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज कांस्टेंट। यस इट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट आ रहा है। तो जब कांस्टेंट आया, इसी को लॉ बोल दिया गया, क्योंकि भाई हर सिचुएशन में देखने को मिला, हर 2 मीडियम के लिए देखने को मिला। मीडियम चेंज नहीं करना आपको, बस कलर ऑफ लाइट चेंज नहीं करना है। तो स्नेल साहब ने बोला फॉर गिवन कलर ऑफ लाइट, क्योंकि कलर ऑफ लाइट आपको चेंज नहीं करना है, एंड फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम का जो पेयर, उन दोनों को भी चेंज नहीं करेंगे। मान लो ये एयर है, ये वाटर है, तो एक्सपेरिमेंट जब आप करेंगे तो एयर वाटर को फिक्स रखना है थ्रू आउट द रीडिंग। ये नहीं तो आपने धीरे से नीचे से वाटर हटा के ग्लास लगा दिया, नहीं, ये काम नहीं करना आपको, फिर तो चेंज हो जाएगा मामला। तो फॉर गिवन कलर ऑफ लाइट एंड गिवन कलर ऑफ मीडिया, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, यानी सेम रहता है, नहीं बदलता है। और उससे भी अद्भुत बात ये जो कांस्टेंट आया वो जो है कुछ और नहीं था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही था। और भाई हमको अच्छे से पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नहीं बदलेगा जब मीडियम सेम है दोनों, जब उसका जो आप चेंज ही नहीं कर रहे हैं तो v1/v2 नहीं बदलेगा ना। स्पीड लाइट और इसमें 1 जो सेम रहेगी, इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट रहेगी वो भी सेम रहेगी, दोनों में तो अलग अलग रहेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर मीडियम में तो स्पीड सेम रहेगी ना, तो उसका रेशियो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर जो आता है वो कुछ और नहीं आता, बल्कि क्या आता है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। तो मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला था उसकी लिस्ट लंबी चौड़ी हो गई है। अब देख लेते हैं कितनी लंबी हो गई है। मान लो बच्चों ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। अब मीडियम 1 और मीडियम 2 है, ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये लाइट ऐसे निकल गई, ठीक है, और ये इधर जाना चाहती थी, जो भी हुआ इसके साथ घटना घट गई, उस घटना का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमिना, राइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब सुनो ध्यान से, हमने क्या बोला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू
स्पीड ऑफ लाइट इन 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन 2, ठीक है ना, इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर आ गया है अभी, ये है आई और ये अगर आर लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू लेमडा 1 डिवाइडेड बाई लेमडा 2 भी आ चुका है, इज इक्वल टू 1/2n1 भी आ चुका है। दिस इज द लिस्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फार्मूला। मतलब कहीं पर भी 2 का प्रयोग करके हम जो है कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं इनसे। मतलब देख रहे हो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कितनी सारी जानकारी मिल जा रही है। अब हमको ना रिफ्रैक्शन फिनोमिना का एक क्वांटिटेटिव नॉलेज मिल गया है कि लाइट अच्छा इतने डिग्री पे आ रही है, ओ जाने के बाद फिर तो इतना डिग्री बेंड होगी। पहले हमारे पास क्या था, बेंड होगी, कितना बेंड होगी इसका नॉलेज नहीं था, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमको नॉलेज मिला कि अगर हमको आई पता है तो हम आर बता सकते हैं कितना बेंड होगी। हमको मीडियम का नॉलेज होना चाहिए बस। बात समझ में आई? आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले पोर्शन को ही। आगे हम थोड़ा सा और इसी में डिस्कशन करेंगे रिफ्रैक्शन वाले फिनोमिना में। बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें आएंगी एंड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करने हैं आगे के पोर्शन में। थैंक यू वेरी मच।